हाय बच्चों, मैं रतन सर और हम आज 12th का फिज़िक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग प्रकाश का चैप्टर चल रहा है हम लोगों का। तो इसमें हम लोग ये जो लेसन पढ़ रहे हैं वो आपका प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रकाशिक यंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सूक्ष्मदर्शी होता है और एक दूरदर्शी। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में दूरदर्शी के बारे में पढ़ा था और उसके नेक्स्ट वीडियो में उसके पिछले वीडियो में हम लोग सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़े थे। आज हमारा तीसरा टॉपिक है दूरदर्शी में ही कि मैंने बताया था कि दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि सूक्ष्मदर्शी भी दो प्रकार के होते हैं, एक सरल सूक्ष्मदर्शी होता है और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक नहीं होती है, लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्षमता बहुत अधिक होती है। वो छोटे से वस्तुओं का 1000 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना सकती है। ठीक है, तो आज आइए हम लोग खगोलीय दूरदर्शी में एक वीडियो की बात कर चुके हैं हम लोग, ये जो अपवर्ती दूरदर्शी है इसकी बात कर चुके हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोगों को बताना है इसमें कि परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कि इस दूरदर्शी में क्या होता है, प्रोसेस तो सेम है लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। अभी हम लोगों ने इसमें कहा था कि इसमें जो अपवर्ती दूरदर्शी में क्या होता है कि जो दोनों लेंस होते हैं वो आपके उत्तल लेंस यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, उत्तल लेंस हम लोग यूज करते हैं। ठीक, और ये उत्तल लेंस एक बड़ी फोकस दूरी का लगाते हैं और एक छोटी फोकस दूरी का। लेकिन परावर्ती दूरदर्शी में क्या होता है कि एक आपका लेंस होता है उत्तल लेंस और दूसरा आपका होता है दर्पण, और दर्पण का नाम है अवतल दर्पण, और ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते हैं इसमें कि जब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा दर्पण होता है उसको हम लोग वस्तु के सामने रखते हैं और ये जो आपका उत्तल लेंस होता है ये आपका नेत्रिका लेंस होता है, जहाँ से हम लोग वस्तु को देखते हैं या ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान समझ लीजिए इन दोनों में अंतर क्या है, क्यों इसमें दो उत्तल लेंस और इसमें एक उत्तल और एक दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, और इसमें एक समतल दर्पण भी यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो अपवर्ती दूरदर्शी है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग दो लेंस का प्रयोग करते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूर की वस्तुओं को आसानी से नज़दीक लाकर, जैसे बड़ा उत्तल लेंस हम लोग सामने लगा देते हैं। अब वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ से अनंत से होकर आया तो ये वास्तविक और उल्टा बना, तो यहाँ पे जो उत्तल लेंस है छोटी फोकस दूरी का, उसकी सहायता से इसका आभासी और इससे वस्तु से कुछ बड़ा प्रतिबिंब बना लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब यही बनता है लेकिन इससे चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चमकीला मतलब ब्राइटनेस, आपको दिखाई देता है अच्छे से। ठीक है, तो चलो हम लोग फिगर की बात करते हैं। अभी फिगर देख लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग एडजस्ट करते हैं कि उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है और कैसे हम वस्तु को बना सकते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है, तो हम लिखेंगे कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब काफ़ी चमकीला प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आइए इमेज देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे ये है आपका वस्तु जो अनंत पे रखा हुआ है और वस्तु के सामने क्या रखा हुआ है, अवतल दर्पण। कैसे अवतल दर्पण है ये, तो आप जानते हैं कि जो अंदर की तरफ झुका होता है, इसमें परावर्तन आंतरिक भाग से होता है, वो आपका अवतल दर्पण होता है, और जिसमें परावर्तन बाहरी भाग से होता है वो आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे वस्तु अनंत पे रखा हुआ है, ए बी डॉटेड का मतलब है ये अनंत पे रखा हुआ है, तो वस्तु का आकार काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से दो प्रकाशिक किरणें चलती हैं तो ये अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात सीधे एक समतल दर्पण से टकराती है जो आपका 45 डिग्री पे झुका होता है।
देख रहे हैं, हाँ यहाँ पे देखिए 45 डिग्री पे झुका हुआ है ये। और फिर यहाँ से ये किरणें क्या होती हैं, सीधे हमारे नेत्र पे आती हैं, यानी ये अब नेत्रिका लेंस पे पड़ती हैं। तो जब हम इन लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को ए डबल डैश बी डबल डैश पर क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं। तो जब ये आपस में यहाँ पे मिलेंगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए डबल डैश और बी डबल डैश पे। और ये प्रतिबिंब काफ़ी चमकीला प्राप्त होता है, यानी अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, तो आपका ये था इमेज कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है इसमें। तो ये है हमारा क्या, परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका प्रतिबिंब। मगर बंद हमने बता दिया कैसे बनेगा कि जब हम लोग क्या करते हैं, अनंत से वस्तु को उस पर लाते हैं, प्रकाशीय किरणें गिरती हैं तो टकराने के पश्चात समतल दर्पण पे आती हैं और समतल दर्पण से क्या होती हैं, सीधे नेत्रिका लेंस पर पड़ती हैं और नेत्रिका लेंस से देखने पर इसका इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश पर बन जाता है। ठीक है, तो आइए इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करते हैं कि इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। देखिए, जो आवर्धन क्षमता अपवर्ती दूरदर्शी का होता है वही इसका भी होता है। तो यहाँ पे बीटा अपन अल्फा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यह आया था -f0/f। यही है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला। ठीक है, और ये कब था, जब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता था, अनंत पे बनता था। जब प्रतिबिंब कहाँ बनता था, प्रतिबिंब अनंत पे बनता था। ठीक है, और दूसरा है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पे बने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बने। तो इसके लिए देखिए फार्मूला क्या होगा, m बराबर होगा -f0/f। ब्रैकेट में क्या था, 1 + f/d। ठीक है ना, ये कब था, जब प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पे बने, और जब अनंत पे बनेगा तो ये फार्मूला यूज किए थे। तो आई होप आप लोग को बस इसमें फिगर में चेंजिंग है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, तो आपको बस वही ध्यान देना है। ठीक है, तो ये था हमारा अपवर्ती दूरदर्शी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में तुलना करनी है कि आखिर हम लोग इन दोनों में यूज कौन सा करेंगे और कौन अच्छा होगा हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए आइए इसकी तुलना करते हैं हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पे, ठीक देखिए यहाँ पे कि परावर्ती दूरदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी पर उपयोगिता क्या है। तो देखिए पहला क्या था, परावर्ती दूसरी में प्रकाश का, परावर्तक दूरदर्शी में प्रकाश का अवशोषण बहुत कम होता है, इसलिए इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब अपवर्तक दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक चमकीला बनता है। यानी ये प्रकाश को कम अवशोषित करता है, जिसके कारण हमें प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। किससे, अपवर्तक दूरदर्शी से। ठीक है, नेक्स्ट, परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है, जबकि अपवर्तक दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष होता है। वर्ण मतलब होता है रंग। ठीक है, रंगों का जो कलर रंगे होती है वो अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, परावर्ती दूरदर्शी अति परवलयाकार जिसे हम लोग कहते हैं, दर्पण का उपयोग करके इसे गोली विपतन के दोष को भी दूर किया जा सकता है। मतलब परावर्ती दूरदर्शी में इस दोष को हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करके दूर कर सकते हैं। चौथा देखिए, परावर्ती दूरदर्शी में बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होता है, जिसे बनाना आसान और सस्ता है, जबकि अपवर्तक दूरदर्शी में प्रयुक्त बड़े द्वारक का अवदिशक लेंस बनाना कठिन व खर्चीला है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि परावर्ती दूरदर्शी में बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगाना बहुत आसान है, यानी ये कम पैसे में आ जाएगा। लेकिन अगर उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है, तो उसको अगर आपको लगाना पड़ेगा तो बड़े द्वारक का, तो काफ़ी खर्चीला होता है। ठीक है,
तो ये था आपका 3 दूरदर्शी, हम लोग सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी पढ़ चुके हैं और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने बताया था आप लोगों को लगाने के लिए, तो शायद मे भी आप लोग लगाए हो। चलिए आज 1-2 क्वेश्चन हम लोग और लगा लेते हैं और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन है प्रकाशिकी यंत्र का जो मानव नेत्र से संबंधित है। पूछ रहा है कि जरा दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच ही स्पष्ट रूप से देख सकता है। 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। देख लो इसे अच्छे से। जरा दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच ही स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक है, तो पूछ रहा है 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसे किस क्षमता का लेंस आँख में लगाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इसको दिखाई कहाँ तक देता है। तो इसका जो निकट बिंदु है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 40 से 60 के बीच में ही देख पाता है, तो 40 निकट बिंदु होगा और जो 60 होगा इसका वो दूर बिंदु होगा। तो चलिए देखते हैं, लगाते हैं इसको। तो देखें यहाँ पे u बराबर कितना नज़दीक देख सकता है ये 25 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो इसका ये कहाँ तक देख पा रहा है 40 तक, तो -40 सेंटीमीटर होगा नज़दीक के लिए, और u का मान आप जानते हैं इससे कम ये देख नहीं पाएगा 25 सेंटीमीटर से। तो पहले फोकस दूरी निकाल लो। तो फार्मूला है आपका 1/f बराबर 1/v - 1/u। चलिए मान रखते हैं, तो v का है -40 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो अब इसका एलसीएम कितना लें हम लोग। एलसीएम आपको 200 लेना पड़ेगा। ठीक है, और एलसीएम लेने नहीं आता है तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ 40 और 25 का गुणनखंड करेंगे। तो हम इसको पहले 2 से काट सकते हैं, तो ये 20 बार में कटेगा, 25 नहीं कटेगा। फिर इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, 25 नहीं कटेगा। फिर इसको 2 से काटेंगे, जब तक 2 से कटेगा 5 और 25। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो हम लोग इसे सीधे 5 से काटेंगे, क्योंकि 3 से भी नहीं कटेगा। तो 1 5, फिर 5 से काटिए 1 1। जब 1 1 आ जाएगा एलसीएम, तब हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे इसका। तो गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200। ठीक है, इसलिए हम इसका एलसीएम 200 लेंगे। अब ध्यान से देखिए, जब भाग देंगे तो ये -5 बार जाएगा, प्लस 25 का भाग देंगे तो ये 8 बार जाएगा। अब क्या करें, घटा लें तो जाएगा 3/200। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये 1/f का मान है। ठीक है, तो बता f का मान कितना होगा, 200/3 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये था f का मान। अभी आपको लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं कि P बराबर क्या होता है, 100/f। लेकिन ये मीटर में है, तो हम लोग मीटर का ही फार्मूला यूज करते हैं, 1/f मीटर। ठीक है, तो रखते हैं जब f का मान, तो ये 200/3। फिर ये अगर हर उलट जाता है तो ये 3 कितना हो गया, 200। तो कटेगा तो है नहीं ये।
सर ये सेंटीमीटर में ही है, 1 मिनट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 100 होगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये गुणे 100 कर दें, 2 0 2 0 कैंसिल, ये आपका 3/2 डायप्टर आएगा, ठीक है, प्लस 3/2 डायप्टर। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कौन सा लेंस उपयोग में लाएंगे, यानी कितने डायप्टर का, 1.5। और कौन सा लेंस होगा, ये आपका पॉजिटिव है तो उत्तल लेंस होगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट 1-2 और क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। एक दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति 45 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। एक दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति 45 सेंटीमीटर से दूर यानी दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। सामान्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता व प्रकृति ज्ञात कीजिए। और फिर स्पष्ट न्यूनतम दूरी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति, दीर्घ मतलब दूर दृष्टि वाला, 45 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो पूछ रहा है सामान्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए लगाते हैं इसको भी। ठीक है, तो पहले देख लीजिए कि इसकी जो न्यूनतम दूरी कितना दिया है, -25 सेंटीमीटर। ठीक है, और कितना देख सकता है ये दूर तक, 45 सेंटीमीटर तक। तो अब हम लोग को f का मान निकालना है पहले। तो 1/f बराबर 1/v - 1/u रखिए। तो ये हो जाएगा -45 और ये माइनस माइनस। अब एलसीएम इसका लीजिए, तो वैसे ही निकालिए एलसीएम लघुत्तम लेकर, 45 और 25 का एलसीएम। तो पहले हम इसको किससे काटेंगे, 3 से, 15 × 45, फिर 3 से भी काटिए, 5 25। अब इसे 5 से काटिए, तो 5 एकम 5, ये 5 5 25, फिर 5 से काटो, 1 1 गुणा करो, कितना हो गया ये हो गया 25 और ये 9। तो 25 नवा जो होता है वो 225 होता है। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना लेंगे हम लोग, 225 लेंगे। ठीक, तो 45 से भाग देंगे तो देखिए कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा -5, और इससे भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। तो 5 में से 9 में से 5 गया, 4 आएगा, 4/225। अब देखिए ये 1/f का मान है, तो ये f का मान कितना होगा, ये होगा 225/4। ठीक है, 225/4 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेंस की क्षमता निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं लेंस की क्षमता 100/f होता है। रखिए, तो 100/225/4 हो जाएगा। और जब ये रिवर्ट हो जाएगा, उल्टा होगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, 100 × 4/225। इसका मतलब ये है कि ये 400/225 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1.78 डायप्टर। तो ये भी आपका उत्तल लेंस ही होगा। मतलब इतने डायप्टर का लेंस आपको आँख में यूज करना होगा, जिसके सहायता से आप सामान्य नेत्र प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं और एक क्वेश्चन पे। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। दूरदृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति एक ऐनक का प्रयोग करता है जिसकी शक्ति 1 डायप्टर है और उसकी स्पष्ट न्यूनतम दूरी की गणना कीजिए। यदि व्यक्ति
कि न्यूनतम स्पष्ट दूरी की माप 50 सेंटीमीटर दी है। क्वेश्चन जिस पढ़ लो। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति ऐनक प्रयोग करता है जिसकी शक्ति +1 डायोप्टर है। उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की गणना कीजिए यदि व्यक्ति की न्यूनतम स्पष्ट दूरी की माप 50 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति एक ऐनक का प्रयोग करता है जिसकी शक्ति +1 डायोप्टर है और उसकी स्पष्ट न्यूनतम दूरी की गणना करनी है हमें, यानी u का मान निकालना है। और यदि व्यक्ति की स्पष्ट न्यूनतम दूरी 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, आइए लगाते हैं। देखिए क्या क्या दिया है। आपको दिया है पावर +1 डायोप्टर, ठीक। और आपसे कहा है कि पावर जब दिया है तो हम पहले यहाँ पे निकाल लें फोकस दूरी। तो F बराबर हो जाएगा 100/1, यानी 100 सेंटीमीटर होगा फोकस दूरी। ठीक है, ठीक। न्यूनतम दूरी निकालना है और जबकि वो देख कितना सकता है, -50 सेंटीमीटर तक। तो अब आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे 1/f - 1/vu। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे v का मान -50 रखेंगे और माइनस माइनस ये प्लस और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 50 ले लेते हैं एलसीएम, तो ये -1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। घटाएंगे तो 1/50 आएगा। ये 1/f का मान है। तो अब बताइए यहाँ से f का मान कितना होगा। ये होगा 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब जब f का मान 50, अरे सॉरी सीट, यहाँ पे f का मान दिया हुआ है तो हमें u का मान निकालना था। चलिए f का मान रख देते हैं 1/100 और v का -50 है, u आपका -u इधर रहेगा, तो u इधर चला आएगा 1/u और ये दोनों माइनस हो जाएगा। एलसीएम कितना लेंगे 100, तो ये हो जाएगा -2 -1, यानी ये -3/100 आएगा 1/u। तो u कितना होगा, ये हो जाएगा -100/3। तो भाग देंगे तो ये 33 दशमलव कितना आएगा 33 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये 33.33 सेंटीमीटर आएगा। तो इसकी जो न्यूनतम दूरी होगी आपकी वो 33.33 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये स्पष्ट न्यूनतम दूरी उसकी। ठीक, चलिए और एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इनको घर पे लगाइएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आंसर भी साथ में दिया हुआ है, मैच करा लेना। ठीक है, तो आप लोग ये 5 क्वेश्चन कापी पे लगाइएगा और इसका आंसर मेंशन करके भेज दीजिएगा। क्वेश्चन देख लो अच्छे से। चौथा, पांचवा, 5 क्वेश्चन है और पांचों के आंसर इसमें मेंशन हुए हैं। ठीक है, देख लेना, आंसर दिया हुआ है और आपने इसी फार्मूले से, लेंस फार्मूले से इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका आंसर अपनी
कॉपी पे लिख कर आप लोग इसी ग्रुप में भेज सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अब आपका जो न्यू चैप्टर है, न्यू चैप्टर आपका है, देख लीजिए कौन सा है, 6 चैप्टर प्रकाश तरंग का सिद्धांत है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश की प्रकृति के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो प्रकाश के कुछ गुण भी हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश जो होती है वो क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है, निर्वात में चल सकती है। हमने बताया था निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। परावर्तन पढ़ ही लिया आप लोग कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अपवर्तन भी अभी पढ़ ही रहे थे हम लोग कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो देखिए वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा हम लोग वर्ण विक्षेपण पढ़े थे, यानी प्रिज्म पे जब हम लोग प्रकाश को डालते हैं तो वो 7 रंगों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है, यानी अलग अलग दिखाई देता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग वर्ण विक्षेपण का नाम देते हैं। विक्षेपण मीन्स होता है फैलना, विभक्त होना, और वर्ण मीन्स होता है रंगों का, यानी रंगों का क्या हो, 7 रंगों में अलग अलग विभाजित होना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। जैसे सन की जो किरणें हैं, श्वेत किरणें, अगर हम उन्हें क्या करते हैं, उन्हें हम लोग प्रिज्म पे डालते हैं तो 7 रंगों में अलग अलग हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट आइए प्रकाश का विवर्तन कैसे होता है। तो हमने कहा था कि विवर्तन मतलब होता है प्रकाश का किसी भी सूक्ष्म अवरोध से क्या टकराकर घूमकर उसकी छाया में प्रवेश कर जाना, यही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्यतिकरण, ठीक है। तो व्यतिकरण मीन्स होता है कि जब दो वर्णी प्रकाश एक ही क्षेत्र से गुजरते हैं तो आपस में जिस बिंदुओं पे मिलते हैं, कहीं प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है और कहीं पे कम होती है। तो जहाँ भी प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है वहाँ पे रंग अधिक चमकीले दिखाई देते हैं, और जहाँ पे कम होता है वहाँ पे नहीं दिखाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साबुन का बुलबुला, आप देखे होंगे साबुन के बुलबुले में कुछ कलर रहते होंगे जो आपको अच्छे से दिखाई देते होंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है ध्रुवण। तो ध्रुवण में क्या होता है कि जब प्रकाश किसी टूरमैलिन नामक क्रिस्टल से, टूरमैलिन मतलब ये एक रासायनिक क्रिस्टल होता है जिसमें से अगर हम लोग प्रकाश को डालते हैं तो प्रकाश के क्रिस्टल जो होते हैं वो वैद्युत कंपन केवल एक ही दिशा में करते हैं, केवल अक्ष के समांतर। तो इसी को हम लोग ध्रुवण का नाम देते हैं। जैसे वेल्डिंग जब होता है तो देखते हैं कि जो वेल्डर होता है वो अपने आँख के सामने एक क्रिस्टल लगा के तब वेल्डिंग करता है, ताकि उससे जो होने वाला ध्रुवण है वो केवल एक ही दिशा में दिखाई दे, ठीक है। तो ये हमारा ध्रुवण कहलाता है। और नेक्स्ट है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी प्रकाश द्वारा इलेक्ट्रॉनों का किसी धातु के सतह से टकराकर निकलना और उनके कारण धारा बहना, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। तो हम लोग इतने नियमों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक है। तो सुनिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के बारे में कि हाइगेंस ने क्या बताया था। तो हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में ये बताया कि जो प्रकाश तरंगें हैं वो तरंगों के रूप में चलती हैं और तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने माना कि हमारे स्पेस में ईथर नामक एक पारदर्शी और भारहीन द्रव स्थित है, ठीक है, जिसमें प्रकाशीय किरणें होकर चलती हैं। तो ये आपका हाइगेंस का सिद्धांत था, ठीक है। तो हाइगेंस ने अपनी जो परिकल्पना प्रस्तुत की है वो तरंगों को, प्रकाश को तरंग मानकर प्रस्तुत की है, ठीक है। और इसकी सहायता से उसने अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या की, ठीक है। इसकी सहायता से उन्होंने अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या की, लेकिन ध्रुवण और प्रकाश वैद्युत प्रभाव आदि की व्याख्या करने में ये असफल रहा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग
प्रकाश का दूसरा नेचर मान के प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना है प्रकाश जो होता है वो तरंग नेचर का होता है और उसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो प्रकाश तरंग है उसमें हाइगेंस ने अपना क्या योगदान दिया है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।